Hello students, I am Amit Rai. Welcome to our channel, Math Science Circle. We will discuss about the some numerical of class 9 physics, work energy and power. In previous lecture, we will completely discussed about this chapter. It means all definitions, all formulas, derivations, all points. In this video, only covered the numerical based on this particular points. It means work, kinetic energy, potential energy, power, etc. It means all points in this chapter. Let's see first question. Friends, first question अपना क्या है? Define 1 joule of work. यानी 1 जूल ऑफ वर्क कब आप कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले वर्क का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था? Hence W is equals to F into S, है ना? अब वर्क की एसआई यूनिट जूल, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर। आपको डिफाइन करना है 1 जूल, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों में आप 1 1 यूज कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? When the 1 Newton force applied on a body and body displaced 1 meter. फिर से when the 1 Newton force applied on a body and body displaced 1 meter. अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गई, then we can say that work is 1 joule. ठीक ना? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, तो सीधे सीधे कह दीजिएगा कि when the 1 Newton force applied act on a body and body displaced 1 meter, then this work is called 1 joule of work. और दूसरा तरीका इसका क्या है कि the product of 1 Newton force and 1 meter displacement, short बिल्कुल definition से, when the product of 1 Newton force and 1 meter displacement, then this work is called 1 joule. ठीक ना? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टूडेंट पहला काम होता है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन की गई है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज अपने एसआई यूनिट्स पे नहीं है तो उसको एसआई यूनिट में कर लीजिए। एसआई यूनिट कहने का सेंस ये है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज वो सेम यूनिट में हो। अगर आप एसआई में यूज करना चाहते हो, एसआई में वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो सारी फिजिकल क्वांटिटी एसआई में होनी चाहिए, एसआई यूनिट्स में। अगर आप उसी जिस वैल्यू उसने पूछा है, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू उसने पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू आप सीजीएस में फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसमें यूज होने वाली हर एक फिजिकल क्वांटिटी सीजीएस में ही होनी चाहिए। इट मींस सेम यूनिट्स आप यूज करेंगे। एसआई यूनिट्स ही यूज की जाती है। तो देखिए क्वेश्चंस को रीड करिए केयरफुली। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, आपको फोर्स मिला तो तुरंत आप गिवन हेडिंग लगा करके पहले लिख लो F इक्वल्स टू 10 डिस्प्लेसमेंट R 2 मीटर। ये जो R लिखा है ये मिसप्रिंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? 2 मीटर इन अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में वो क्या हुआ? मूव हुआ। तो आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, यानी आप W की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए। और लास्ट में देखिए इसका आंसर भी लिखा गया है 20 जूल। ठीक है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, जितना फोर्स आप लगाएंगे उसी के कारण वर्क डन होगा। वर्क का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आप देख सकते हो कि W इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू कितना दिया गया स्टूडेंट्स? 10 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। तो 10 इनटू 2 इज इक्वल्स टू 20, है ना? आपने क्या कैलकुलेट किया? वर्क, और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। तो 20 जूल इज द वर्क डन बाय द फोर्स, बाय दिस फोर्स। और भाई आप आंसर दिया भी गया। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया जाए। इट मींस अगर हमसे कोई कहे कि आप क्या फाइंड आउट करोगे, तो सीधे सीधे क्वेश्चन से स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? फोर्स। तो आप लिख लें F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन 150 जूल ऑफ वर्क, यानी आप कितना वर्क कर रहे हो? 150 जूल, है ना? 150 joule of work is done in displacement the body through a distance of 10। हमने 150 जूल का वर्क किया और बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई कितना मीटर? 10 मीटर। तो इस केस में आप उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाए हो यही पूछा जा रहा है आपसे। और वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था 10 मीटर का, 10 मीटर का, 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है। ठीक है? और आप पढ़े भी हो वर्क डन।
प्रीवियस लेक्चर अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो उसमें क्लियरली हमने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आप बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी उसी डायरेक्शन का फोर्स भी लेंगे, यानी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देके वर्क पूछ लिया, और अब की बार क्या है कि वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट देके फोर्स पूछ लिया। तो स्टैंडर्ड फार्मूला आप इनका जानते होंगे, हेंस W इज इक्वल्स टू F इनटू S। W की वैल्यू कितनी दे रखा है स्टूडेंट्स, 150 इज इक्वल्स टू फोर्स तो हमको मालूम नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर, 10 मीटर। इधर 10 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करेंगे आप तो चला आएगा डिवाइड में, ये हो गया 150 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। F इज इक्वल्स टू 50, F इज इक्वल्स टू F यानी फोर्स, और फोर्स के SI यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, न्यूटन। फोर्स के SI यूनिट न्यूटन, तो दिस इज योर आंसर, F इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। क्लियर ना? और देखिए लास्ट में इसका आंसर भी दिया गया था 15 न्यूटन। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि वर्क ऑफ 4900 जूल, तो जो जो मिलता जाए, जो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती जाए आप राइट डाउन करते चले जाइए। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या राइट करते हो, गिवन, तो गिवन लिख लें आप, गिवन कितने जूल का आप वर्क कर रहे हो 4900, तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू 4900 जूल इज डन ऑन रोड ऑफ मास 50 kg, यानी जो मास दिया गया था आपका वो कितना केजी का है, 50 kg का है, और मास इज डिनोटेड बाय m, तो सीधे सीधे आप लिखिए m इज इक्वल्स टू 50 kg। उसके बाद कह रहा है टू लिफ्ट इट टू अ सर्टेन हाइट, यानी उस मास को, कोई एक मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 50 kg, उसको हम किसी सर्टेन हाइट तक उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। तो लिख लीजिए कितने हाइट तक उठा रहे हैं, ये तो नहीं मालूम है, तो सीधे आप लिखिए F इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द हाइट थ्रू व्हिच द लोड इज लिफ्टेड, आप वो हाइट बताइए जिस हाइट तक उसको हमने लिफ्ट किया हो, यानी उठाया हो। आप क्वेश्चन की रिकमेंडेशन को समझें, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास कितना है 50 kg, और इसको आपसे पूछा जा रहा है कितने हाइट तक उठाया जाए, कितने हाइट तक, यानी h हाइट तक, यानी h हाइट तक, और इस h हाइट तक उसको रेज करने में, लिफ्ट करने में कितने जूल का वर्क डन हो जाए 4900। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एनर्जी को भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब आप पहले ध्यान से समझो कि जो वर्क डन होता है वो किसी ना किसी एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होता है। अगर फाइनली बॉडी रेस्ट में है, अगर फाइनली बॉडी रेस्ट पोजीशन में आई, तो दिस वर्क कंज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बात वहां पर हमने बताया था। अगर फाइनली बॉडी आपकी किस पोजीशन में चली जाए, मोशन में, तो दिस वर्क कंज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप बताओ कि किसी ऑब्जेक्ट को h मीटर उठा लिए, तो h मीटर लिफ्ट करने के बाद ये बॉडी किस पोजीशन में है, रेस्ट में है कि मोशन में? उठाने के बाद तो ये रेस्ट में ही है ना, हाँ ऊपर उठा फेंक दिए होते, हवा में उठ रही जैसे चलता जा रहा था, लेकिन एक समय उसका भी आया जब वो रेस्ट में चला गया, तो ये उड़ने में जितना भी वर्क डन किया होगा, दिस वर्क कंज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। तो वैसे ही आपने बॉडी को कितना मीटर उठाया है, लिफ्ट किया h मीटर, तो लेकिन लिफ्ट होने के बाद फाइनली बॉडी किस पोजीशन में आई, रेस्ट में, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि दिस वर्क कंज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क, यहां पहले लिखोगे हेंस दिस वर्क consume in the form of potential energy। क्यों potential energy में consume हुआ वर्क? Because the final position of the object is rest। क्योंकि जो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कौन सी है, रेस्ट की है। अगर वो मोशन की रहती तो दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब देखिए, तो therefore this work consume in the form of potential energy। वर्क कितना दिया गया था 4900 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला आप जानते हो mgh। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट,
क्या फाइंड आउट करना है? हाइट। तो h को छोड़िए, बाकी mg को ट्रांसफर कर दीजिए। तो h इक्वल्स टू 4900 अपॉन में m इंटू g। मास तो आपको दे रखा है, कितना केजी है? मास आपका कितना केजी है? 50 केजी, है ना। और स्मॉल g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब इसकी वैल्यू नहीं दी रही क्वेश्चन में गिवन करके, तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हो। और जब दी रहती है टेक स्मॉल g इक्वल्स टू 10, तो आप डायरेक्ट 10 ले लेते हैं, है ना। तो हम लोग अभी फिलहाल 9.8 लेते हैं क्योंकि वो गिवन नहीं किया है। तो देखिए h इक्वल्स टू 4900 अपॉन में m की वैल्यू कितना था? 50 kg इनटू स्मॉल g की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 9.8। आगे देखिए 4900 अपॉन में 5, यहाँ का जीरो इस पॉइंट को रिड्यूस कर लेंगे, आप यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 इंटू 98। ध्यान से देखिए 49 1 जा 49, डबल जीरो पीछे लगा रहेगा। 49 2 जा 98, 5 2 जा 10। ये हो गया 100 अपॉन में 5 2 जा 10, जीरो से जीरो कैंसल, तो मिलेगा कितना? केवल 10, यानी 10 मीटर। आंसर आपका कितना आया? 10 मीटर। इट मींस 50 केजी लोड को 10 मीटर आप रेज करेंगे। 10 मीटर आप रेज करेंगे तब जाकर के आपको कितना जूल कवर करना पड़ेगा? 4900 जूल का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि एन इंजन वर्क 54,000 joule work by exerting a force of 6,000 न्यूटन on it। यानी किसी इंजन के ऊपर अगर हम 6,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो इंजन कितने जूल का वर्क कर रहा है? 54,000 जूल का वर्क कर रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स? ये तो जनरल सी बात है, पहले आप ईमेल लिखते हो, देखिए क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है। क्योंकि जब आप ईमेल का डाटा बनाते हो ना, तो उसी से जाने के लिए आपका क्वेश्चन 70% सॉल्व, क्योंकि उसी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, क्या हमसे पूछा गया है, उनके यूनिट्स कैसे हैं, वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वेरी करने मतलब सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले आप कितने जूल का वर्क करा रहे थे? 54,000 जूल का। तो आप लिखेंगे W इक्वल्स टू 54,000 जूल। और कितने न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करा रहे थे आप? 6,000 का। 6,000 न्यूटन, इट मींस फोर्स है। फोर्स को आप F से रिप्रेजेंट करते हो, तो राइट डाउन कर लीजिए। F इज इक्वल्स टू 6,000 न्यूटन। और उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स, यानी कितना फोर्स लगाने के बाद वो कितना डिस्प्लेस होगा। तो S इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इन तीनों से रिलेटेड कोई फार्मूला तो आप पढ़े ही होंगे। इट मींस hence W is equals to F into S। हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स S, तो therefore S is equals to F को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो W अपॉन में F, W की वैल्यू 54,000 अपॉन में फोर्स की वैल्यू 6,000, 000 से 000 कैंसिल होगा। 6 9 का कितना होता है? 54, 6 9 का 54। और आपने क्या कैलकुलेट किया है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? मीटर। तो आप जब 6,000 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इंजन कितना डिस्प्लेस्ड होगा? 9 मीटर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, गिवन लिखते जाइए। यही रूल कहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। एक एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। आप केवल थोड़ा सा रिवीजन अपना रखते रहिए, चाहे वो प्रीवियस लेक्चर की बात हो, चाहे किसी फार्मूले की बात हो। आप जितना ही रिवाइज करते जाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। और क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन आप लगा लो। तो पहले आप फार्मूले बेस का क्वेश्चंस कर लीजिए इसमें, बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड टाइप के, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग के, उस टाइप के क्वेश्चंस का भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? देखिए कह रहा है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सर फोर्स है तो ये गुड। आगे देखिए फिर क्या कर रहा है? एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एन एंगल 60 डिग्री। डिग्री देखिए लिखा है DEG करके, ऐसे नहीं बनाया है 60 डिग्री, आप वही समझें।
तो एंगल को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे? थीटा से। ये हो गया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही थी? 2 मीटर along the surface of a floor, calculate the work done। अगर आपको वो पॉइंट्स याद होंगे कि सरफेस से किसी एंगल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला हमने आपको क्या बताया था? जस्ट ये फिगर याद करिए। वो दिन भी क्या दिन है ना। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई बिल्कुल सरफेस के अलोंग में, और इस डिस्प्लेसमेंट से 60 डिग्री एंगल पर आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसी केसेस में आपका फार्मूला क्या होगा? हेंस W is equals to Fs cos थीटा। तो अगर आपको W बताना है तो F की वैल्यू कितना स्टूडेंट्स? 10 डिस्प्लेसमेंट की 2 into cos 60 डिग्री। थीटा वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो 10 टू जा 20 into आपको पता होगा कि cos 60 की वैल्यू 1/2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आया। प्रीवियस लेक्चर में भी हम बता रखे हैं कि cos के टर्म्स में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। अभी फिलहाल 9th स्टैंडर्ड पे cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। कम से कम ये 5 वैल्यूज को आप याद ही कर लीजिए, ठीक ना। बाकी आगे क्या करना है हम आपको बताएंगे। 2 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 10। आपने क्या कैलकुलेट किया? वर्क यानी W, और W की SI यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। तो 10 जूल वर्क इन दिस प्रोसेस, यानी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हुई। कितने एंगल पे आपने हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स अप्लाई किया था? 60 डिग्री पे अप्लाई किया था। उस तब जाकर के आपका जो वर्क डन की वैल्यू है वो 10 जूल आएगी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है जरा देखा जाए इनको भी। कह रहा फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो सबसे पहले जो जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाए आप इवन में नोट डाउन करते चले जाइए। F is equals to 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एन एंगल 30 डिग्री। यहां पे देखिए DEG करके लिखा है डिग्री, है ना। तो एंगल है तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन displace it horizontally through of distance of 6 मीटर। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल लगा। अगर वो वर्टिकल के साथ एंगल अप्लाई करते या क्वेश्चन में आपको वर्टिकल के साथ एंगल बना के देता तो 90 से पहले आपको माइनस करना पड़ता, ठीक ना। यानी ऐसी केस यहां का एंगल आपको दे दिया जाएगा तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? पूरे में से पूरा तो 90 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की केस, है ना। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए 90 से आप माइनस करोगे, यानी जो आपके एक्चुअल थीटा की वैल्यू होगी वो 90 माइनस थीटा होगी बिकॉज़ दिस फोर्स अप्लाइड विथ वर्टिकल डायरेक्शन। हालांकि इस क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ कर नहीं कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, ठीक ना। आप देखें कितना डिग्री था? 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली एंड बॉडी डिस्प्लेस डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। यानी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 6 मीटर। आप अगर कैलकुलेट द वर्क डन तो सर जरा हमको भी दीजिए कैलकुलेट करने को। बिल्कुल आप लीजिए कैलकुलेट करने को। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल है तो उस केसेस में वर्क डन का फार्मूला क्या होता था? Fs cos थीटा। F की वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन इनटू S की वैल्यू 6 मीटर और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ये हो गया 6 5 का 30 इनटू cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 2 से डिवाइड दे दीजिए इसको, ये हो गया 15√3। क्या आपने कैलकुलेट किया? वर्क तो इतना जूल। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू आपको पता होगी 1.732। इसकी वैल्यू प्लेस करके यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा उतना जूल, ठीक ना। आप मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक। हम लोग देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg। गिवन लिखते जाइए। बहुत इजी होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए बस। कह रहा है कि मास कितना है 2 kg। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो? m से। तो m इज इक्वल्स टू 2 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड को जनरली आप v से रिप्रेजेंट करते हो और कितना है वो 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते थे? ke से। तो लिख लीजिए आप, वही फाइंड करना है तो राइट डाउन कर लीजिए आप ke इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हुआ करता था? याद करिए, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम बोले तो मास कितना केजी? 2 केजी। वी स्क्वायर, पहले वी की वैल्यू आप फाइंड करिए 20, फिर उसका स्क्वायर लगा लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, 20 का स्क्वायर 400। 100 क्या आया? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। तो 400 जूल इज योर आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ मूविंग बॉडी ऑफ 30 kg, यानी एक बॉडी है जो मोशन की कंडीशन में है और उसका मास कितना था? 30 kg। लिख दीजिए आप गिवन करके। क्या दिया है? 30 kg मास। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? m से। तो m इज इक्वल्स टू 30 kg हैज 60 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ही होगी, और वो कितने जूल की है? 60 जूल की है। क्लियर? कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड। कोई भी फार्मूला हो, एक चीज पहले आप क्लियर कर लीजिए अपना, कोई भी फार्मूला हो, अगर उसमें से कोई एक वैल्यू पूछी जा रही है तो बाकी वैल्यू जरूर गिवन करेगा। अगर वो डायरेक्ट नहीं गिवन किया क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट जरूर देगा। क्लियर ना? तो इसलिए बोला जाता है न्यूमेरिकल इजी होता है, लेकिन कब? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तब। ठीक ना? देखिए आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी मूव कर रही थी उसकी स्पीड बता दीजिए, यानी v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको गिवन किया था काइनेटिक एनर्जी, तो पहले आप क्या करें? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लीजिए। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, है ना? इस 2 का k के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा ये? फिर mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इनटू a। हमको बताना है वेलोसिटी यानी स्पीड, उसको छोड़े रहिए, m को ट्रांसफर करिए। तो ये हो गया 2k अपॉन में m, ये हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इनटू k की वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स? 60 जूल। तो यहां प्लेस करिए 60 अपॉन में मास कितना था? 30 kg। गुड। तो 32 जा 60, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिल गया 4, और इस स्क्वायर को आप राइट साइड ट्रांसफर करोगे बन जाएगा रूट, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। और आपने क्या कैलकुलेट किया? स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। इट मींस स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक ना? पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है ना? पहले जितना अच्छे से आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे, गिवन लिखेंगे, उतना ही पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक ना? देखिए कह रहा है कि a hammer of mass 1 kg falls freely। लिख दीजिए पहले आप गिवन m is equals to 1 kg। फिर कह रहा है from a height of 2 मीटर, यानी कितने हाइट से आप उसको फॉल्स करा रहे थे? 2 मीटर की हाइट से। कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड kinetic energy of the hammer just before it touch the ground। आपको सबसे पहले क्या बताना है? कैलकुलेट द वेलोसिटी। पहले आपसे पूछा गया, आप v बता दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपको बतानी है। और एक क्वेश्चन इसी में और इंक्लूड कर दिया कि डज द, यानी कि क्या क्या velocity of hammer depends on the mass of hammer।
क्या उस हैमर की वेलोसिटी उस हैमर के मास पे डिपेंड करेगी? क्लियर? देखिए, सबसे पहला काम आपका यही होता है कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझा जाए। लेकिन थोड़ा सा फिगर बना रहे हैं इसमें। ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, कितने मीटर की हाइट पे आपका हैमर है? 2 मीटर की हाइट पर है। और जाहिर सी बात है हम हैमर हथौड़ा पीटने जा रहे हैं, किसी चीज को पीटना है, तो हमने 2 मीटर की हाइट तक उठा ली। तो जब हैमर आपका 2 मीटर ऊपर है, तो यहाँ पर ये किस पोजीशन में है? पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर? नहीं, जब ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, टच द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पे किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0, बिकॉज mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो अर्थ लेवल पर ही है तो h की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इट मींस जो पूरी एनर्जी है वो कंज्यूम होगी केवल किसके फॉर्म में? काइनेटिक के फॉर्म में। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, सबसे ऊपर पोटेंशियल केवल होती है, ग्राउंड लेवल पे केवल काइनेटिक होती है ना? तो इट मींस हेंस P is equals to K। ये P कहाँ की बात हो रही है? यहाँ बिल्कुल टॉप की। और यहाँ पर कौन सी बात होगी? काइनेटिक की। और एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेशन को फॉलो करती है, neither be created nor be destroyed, only transferred one form to another form। जो पोटेंशियल में था वही बदल के चला आएगा काइनेटिक में। जब वही बदला है तो अमाउंट के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी? सेम होगी। पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में m का टर्म आया है, यानी मास। मास किसका? हैमर का। हैमर चाहे ऊपर हो, हैमर चाहे नीचे हो, मास तो सेम ही रहेगा, कैन नॉट बी चेंज। तो m से m कैंसिल हो गया, क्या बचा? जरा उसको राइट डाउन करिए। gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में 2 इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। 2gh, g की वैल्यू कहीं दी गई है? नहीं। अरे सर, उसका तो 10 सुने थे हम लोग। 10 सुने नहीं थे। जब क्वेश्चन में गिवन कर दे कि टेक g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब आप इसके अंडरस्टैंड लेंगे। नहीं दिया है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को आप प्लेस करेंगे। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into 9.8 into g की वैल्यू, h की वैल्यू कितने हाइट तक आपने उसको रेज किया था, उठाया था? 2 मीटर। ये हो गया 2। अब देखिए जरा, हम यहां लिख ले रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। ये हो गया आपका v is equals to, जब स्क्वायर आप राइट साइड ट्रांसफर करोगे तो इधर रूट लगेगा, अंडर रूट 4 into 9.8। 9.8 ये हो गया। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितना पड़े हो? 2 into 9.8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? या तो आप एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहते हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 9.8 का स्क्वायर रूट निकालो, जैसे आप पढ़े हो लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अगर आप अप्रॉक्स देखना चाहते हो तो देखो हम अप्रॉक्स में लिख दे रहे हैं। अच्छा, पहले आप ये बताओ अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या पड़ेगी? 3। अंडर रूट 9 की वैल्यू आप क्या पढ़ेगे? 3 पढ़ेगे। और ये 9.8 यानी 9 से थोड़ा सा ज्यादा, 9.8 अभी 10 भी नहीं हुआ, तो आप 3 पॉइंट समथिंग आंसर ले लीजिए। 3 पॉइंट समथिंग आंसर ले लीजिए। तो हम इसको बोल दे रहे हैं 9.8 का स्क्वायर रूट 3.2। 3.2 ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट एक्यूरेट बिल्कुल निकालना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ, जो कि क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है? तो इसका मल्टीप्लाई आप कर दोगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, एक डिजिट पे पॉइंट लगा लीजिए। इतना जो मैं मीटर पर सेकंड आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर, देखो यही मिस्टेक हो रही थी। अरे सर, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है उसकी एसआई यूनिट आपको राइट करनी पड़ेगी। हम लोगों ने क्या किया? वेलोसिटी को फाइंड आउट किया है, तो वेलोसिटी यानी स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी
ऑफ द हैमर जस्ट बिफोर इट टच द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया आपका हाफ, देखिए ये हो गया आपका हाफ एम यानी मास ऑफ द हैमर कितना केजी था 1 केजी, और वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आपने कितना निकाला 6.4 इस पूरे का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके अब इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, 2 से डिवाइड जितना आएगा उतना जूल, क्योंकि आपने एनर्जी को कैलकुलेट किया तो एनर्जी की SI यूनिट जूल। क्लियर ना? और इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर, इस क्वेश्चन का भी आंसर, काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर आप कमेंट्स करके बताएंगे कितना जूल आया सर। हैमर वाले क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था उसका 10, तो आप सीधे लिखेंगे कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 इज इतना जूल, क्योंकि पहले पॉइंट का आंसर तो हमने बता दिया 6.4 मीटर पर सेकंड, और दूसरा आप ये बताइए काइनेटिक एनर्जी का कितना जूल आया। क्लियर ना? एक पॉइंट और इसमें आपसे पूछा गया था कि डज द वेलोसिटी ऑफ हैमर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ हैमर। क्या ये जो आप वेलोसिटी कैलकुलेट किए हुआ हैमर की, इसमें कहीं मास का टर्म यूज हुआ है? अरे सर, मास से मास तो कैंसिल हो गया, तो कहां पर यूज हुआ? डिपेंड कर रहा है? नो। तो थर्ड पॉइंट ये जो डज करके पूछे हैं, इसका सीधा एक वर्ड में आप आंसर दे दीजिए नो। क्लियर ना? कि हैमर की वेलोसिटी पर उसका मास कहीं डिपेंड नहीं कर रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स आपका, देखिए कैलकुलेट द एनर्जी पासेस बाय अ स्टोन ऑफ मास 10 kg। तो सबसे पहले आप देखिए गिवन में उस स्टोन का मास इज डिनोटेड बाय m, और उसकी वैल्यू कितना दिया गया आपको 10 kg। उसके बाद कह रहा है कि केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी उस स्टोन को हमने कितना मीटर उठा लिया 5 मीटर। इफ 196 into 10 raised power 2, यहां हम स्पिन है, ये जो कैप बना है उसका मतलब पावर होता है। तो 196 into 10 raised power 2 joule of energy were used to raise a 40 kg boy above the ground, how high would be he raised। यानी ये स्टोन छोड़ दीजिए, स्टोन का क्वेश्चन यही है, इसमें पहले एनर्जी आप बता लीजिए, यानी इसका क्वेश्चन तो अलग है। इसी में एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिए कि अगर हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं 196 into 10 raised power 2 जूल की एनर्जी यूज कर रहे हैं किसी 40 केजी के बॉय को ग्राउंड लेवल से अबव ऊपर की तरफ उठाने में, तो उसको हम कितना रेज कर पाएंगे, ये आपको बताना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और इधर आप सेकंड क्वेश्चन का गिवन लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें। इसमें आपको दिया गया था मास कितना केजी 10 केजी, कितने मीटर आप इसको रेज कर रहे थे 5 मीटर रेज कर रहे थे। अब देखो इसके पहले भी क्वेश्चन एक मिला था कि बॉडी को हम लोग क्या कर रहे थे लिफ्ट कर रहे थे, तो लिफ्ट होने के बाद बॉडी किस पोजीशन में रहती है रेस्ट में। तो अगर उस पॉइंट एबव पॉइंट पे पीक पॉइंट पे एनर्जी पूछी जाएगी तो कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट। इसका मतलब पहले पॉइंट में आपका क्या कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, और दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी दे करके हाइट पूछ रहा है, जस्ट अपोजिट चल रहा है। हाइट दिया तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया, और दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी दिया तो हाइट पूछ लिया। क्लियर ना? देखिए तो लिखिए आप पहले PE यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोग क्या पढ़ोगे mgh, यही पढ़े हो ना, यही पढ़े हो ना? हाँ सर यही पढ़े हैं। मास कितना है स्टूडेंट्स आपका 10 kg, g की वैल्यू गिवन नहीं किया है 10, तो हम 9.8 टेक करेंगे। उसके बाद h कितने हाइट तक उसको आप रेज कर रहे थे 5 मीटर तक। इस 10 का 0 यूज कर लीजिए, यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 9.8 के बजाय 98 into 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 जा 40, कैरी आपको कितना मिलेगा 4 और 5 9 जा 45 और 4 49 जूल, यानी 490 जूल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्टोन। अब आते हैं बॉय की तरफ, जो सेकंड केस बना है। ये किसका था स्टोन का था, किसका था स्टोन। क्लियर ना? बॉय को देखिए, बॉय की केस में क्या क्या आपको गिवन किया है। सबसे पहले तो आपको बॉय की
एनर्जी दे दी है। ये देखिए आपको समझने की जरूरत है ये कौन सी एनर्जी होगी। कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या सर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एट दिस पॉइंट बॉडी इज इन रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? पोटेंशियल ना होता है। जब बॉडी मोशन में रहती है, मूव करती रहती है, मूविंग पोजीशन में रहती है, तब उसके अंदर जो एनर्जी पास होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक ना? तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रखा कि आप खुद ही सिलेक्ट करिए कि कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगी कि काइनेटिक होगी। तो हम लोग तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही चुके हैं। क्यों? हम लोग इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही चुके हैं कि कौन सी एनर्जी है कौन सी नहीं, इतना हम लोग पहचान लें। तो सीधे आप लिखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया, 196 into 10 raised power 2 जूल। उसके बाद कह रहा है कि ये बॉय कितने केजी का था, 40 केजी का। तो इसका मास लिख लीजिए। बहुत हल्का हुआ है भाई, लगता है क्लास 9 का स्टूडेंट है क्या ये भी? ठीक। और आपसे कह रहा है कि उसको हम ग्राउंड लेवल से कितना हाई यानी कितने ऊपर तक रेज कर पाएंगे। इट मींस h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता होगा कि E mg। h आपसे हाइट पूछी जा रही है तो h इक्वल्स टू p e अपॉन में mg को आप ट्रांसफर कर दीजिए तो इधर आएगा p अपॉन में mg। p की वैल्यू दी गई आपको 196 into 10 raised power 2 अपॉन में m की वैल्यू 40 into 9.8। बाकी आप समझदार हो। पहली चीज कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज कैलकुलेशन। बस यही दो चीज पे आप पकड़ बना लीजिए। कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बन पाए। क्लियर ना? तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दीजिए। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे तब h की। h बोले तो हाइट, और हाइट की SI यूनिट मीटर। यानी जो आंसर आपका आएगा वो किसमें आएगा? मीटर में। फिजिक्स में अगर आप कैलकुलेशन के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी फाइंड किए हो उसकी SI यूनिट लिखना भूल गए तो जो टीचर चेक करेगा, चेक करते टाइम आपको मार्क्स देना भूल जाए। इतनी मेहनत आप किए, इतना पूरा कैलकुलेशन किए, फार्मूला लिखे गए, सब कुछ बेकार है। क्योंकि विदाउट यूनिट्स आप फिजिकल क्वांटिटी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। हम आपको दे दें एक नंबर 2 और इसके पीछे कोई यूनिट्स ना लिखी तो जरा बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? हम पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ 2 सेकंड लिखा रहता तो आप तुरंत बोल देते सर ये टाइम है। 2 केजी लिखा रहता तो आप तुरंत बोल देते सर ये मास है। 2 मीटर लिखा होता तो आप तुरंत कह देते सर ये डिस्टेंस है एक तरीके की। क्लियर ना? 2 जूल बोल दे, एनर्जी हो सकती है, वर्क हो सकता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट में आंसर आए उसके बाद आप यूनिट जरूर लगाएंगे। यूनिट का इतना इंपॉर्टेंस है कि उसके बिना कोई फिजिकल क्वांटिटी पहचानी ही नहीं जा सकती। क्लियर? देखिए हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या बोल रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द चेंज that should be affected in the velocity of a body to maintain the same kinetic energy। यानी कोई एक बॉडी है उसके वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट पड़ने के बाद भी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन किए हुई है और वो कैसी है? सेम है। इफ द मास ऑफ बॉडी इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। गुड। इसमें ना देते हुए भी सब कुछ दे रखा है। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है और हमने मान लिया कि उसका मास m और वेलोसिटी v है। उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी k ही है। फिर दूसरी केस इसे बना दिए कि अगर हम मास को 4 टाइम इंक्रीज कर दें, 4 टाइम इंक्रीज कर दें तो बताइए कि हम वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट डालें, कितना उसको रिड्यूस कर दें, कम कर दें, जिससे कि सेम काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहे। यानी अगर पहली केस में k है तो दूसरी केस में भी क्या हो? k ही। तभी तो बोल रहा है मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको ऊपर उठ के सोचना होगा, लेवल को बढ़ाना होगा। सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें लेट द मास ऑफ बॉडी बी m। हमने मान लिया कि एक बॉडी है उसका मास कितना है? m एंड velocity of body equals to v
इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? अगर किसी बॉडी का मास m हो, उसकी वेलोसिटी v हो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लगा लीजिए। उसके बाद सेकंड में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज 4 टाइम्स, यानी जो बॉडी थी उसका मास हमने 4 टाइम 4 गुना बढ़ा दिया। तो यहाँ हम बोल दे रहे हैं इसको न्यू मास। और न्यू मास की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? पहले का 4 गुना, 4 टाइम्स। इट मींस पहले अगर m था तो कितना हो जाएगा? 4m। और इसी केस में आपको वेलोसिटी बतानी है, यानी न्यू वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी को चलिए हम मान ले रहे हैं x। तो इस केस में लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी है? सेम है। तो देखिए इस केस में काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? k ही है, पहले भी k, अब भी k, लेकिन एक चीज बदला, हाफ mv स्क्वायर, यानी मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपकी बार मास कितना है? 4m है, और वेलोसिटी कितनी है? x है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ वेलोसिटी v थी तो v का स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी न्यू वेलोसिटी आपने x माना तो x का स्क्वायर। क्लियर? लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसा है? सेम मेंटेन किए हुए है। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोलने का मतलब ये है कि इसका भी एलएचएस के ही है और इसका भी एलएचएस के ही है। अगर किन्हीं दो इक्वेशंस के कोई एक साइड आपस में इक्वल हो तो अनदर साइड में क्या होती है? इक्वल ही होती है। इनका आरएचएस क्या है? हाफ mv स्क्वायर, इनका आरएचएस क्या है? हाफ इंटू 4m इंटू x का स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी बिकॉज़ LHS ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, देन RHS भी आल्सो इक्वल। तो इसका RHS क्या है? हाफ इंटू 4m इंटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का RHS हाफ mv स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसल, m से m कैंसल, क्या बच गया? इसको जरा देखिए, हम लोग इधर राइट डाउन कर लेते हैं। क्लियर? इस बॉक्स के अंदर LHS में क्या बचा है स्टूडेंट्स? 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या मिला है आपको? केवल राइट साइड में v स्क्वायर। हमको क्या बताना है? न्यू वेलोसिटी। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? न्यू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कितना अफेक्ट होगा। पहले आप x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो पहले 4 को आप ट्रांसफर करें तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में 4। जब केवल आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट v स्क्वायर अपॉन में 4, और अंडर रूट v स्क्वायर की वैल्यू ओनली v, 4 की वैल्यू 2। इट मींस जो न्यू वेलोसिटी थी, क्या? जो न्यू वेलोसिटी थी इस बॉडी की, वो पुराने वाले की जस्ट हाफ। यानी जो हमसे वो अफेक्ट पूछ रहे थे तो हम तुरंत बोल देंगे हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी। अगर आप मास को 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हो और आप भी ये चाह रहे हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बदले ना, सेम मेंटेन की हुई है, तो आपको वेलोसिटी जस्ट हाफ करनी पड़ेगी। देखिए ब्रैकेट में आंसर भी आपको दे रखा है कि हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी। क्लियर ना? काम कर रहे हैं पॉज करके। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि a machine does 192 जूल ऑफ वर्क इन 24 सेकंड। यानी कोई एक मशीन है, पहले आप गिवन लिखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या है फार्मूला? सबसे पहले सब गिवन राइट करते हैं अच्छे से। अच्छा चलिए फिर राइट डाउन कर लेते हैं। कितने जूल का वर्क कर रही है मशीन? 192। तो W इज इक्वल्स टू 192 जूल ऑफ वर्क इन 20 सेकंड। सेकंड किसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स? टाइम का सर। तो चलिए T इज इक्वल्स टू, टाइम को तो T से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो T इज इक्वल्स टू 24 सेकंड। कह रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन? व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन? यानी उस मशीन की आप क्या बता दीजिए? पावर बता दीजिए। तो आप तो पढ़े हो व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग
work. Rate of doing work is called power. It is denoted by P. P is equals to W by T. W की वैल्यू कितना दे दिया 192 अपॉन में 24 अपॉन में 24 डिवाइड दे दीजिए। आप 2 से डिवाइड दे दे पहले तो 2 9 जा 18 2 6 जा 12 बाकी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और फिर 12 से डिवाइड दे दीजिए 12 8 जा 96 12 8 जा 96 क्या आप कैलकुलेट किए हो पावर की एसआई यूनिट वाट जिसके अंदर पावर है वो दूसरे की वाट लगाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है कि a weighing 50 kg runs up a hills rising himself vertically 10 meter यानी 50 kg का जो मास है वो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड कितना मीटर जा रहा है 10 मीटर कितने सेकंड में कितने टाइम में 20 सेकंड में। करेक्ट कैलकुलेट द पावर और देखिए आपके पास गिवन करके दिया 9.8 मीटर पर ये इसकी यूनिट मिस्टेक है। इसकी यूनिट आप क्या यूज करते हो स्मॉल ए की एसआई में क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां मिस्टेक है। क्लियर तो उसको माइंड मत करिएगा वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी मुझसे। देखिए सबसे पहले क्या किया आपको मास गिवन किया तो गिवन करके आप राइट डाउन करेंगे m is equals to 50 kg m is equals to 50 kg उसको राइट कर लिए हैं। उसके बाद हिल्स राइजिंग हिमसेल्फ वर्टिकली 10 मीटर बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ कितना मीटर को राइज कर रहे थे 10 मीटर कितने टाइम में 20 सेकंड में 20 सेकंड में। आपसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द पावर इज डिनोटेड बाय p तो p इक्वल्स क्वेश्चन मार्क सर हम तो पावर का फार्मूला पढ़े हैं p इक्वल्स टू w बाय t कोई बात नहीं इसी से आप सब कर लेंगे। देखो बार-बार वही कांसेप्ट आ रहा है कि बॉडी राइज कर रही है बॉडी राइज करके ऊपर जाएगी भी तो किस पोजीशन में रहेगी रेस्ट में और रेस्ट में रहेगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो हम सीधे बोलेंगे कि दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी जहां आपने W लिखा है उसी के प्लेस पे आप क्या राइट करोगे PE बिकॉज़ दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये कंज्यूम कर रहा है क्यों बिकॉज़ फाइनली बॉडी इज इन रेस्ट। अरे वो 10 मीटर ऊपर जाएगा तो 10 ही मीटर में गया है केवल 10 मीटर के बाद वो क्या करेगा रुका रहेगा रेस्ट में आएगा ना बस। दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जहां आपने W लिखा था उसी के रिप्लेस PE अगर वो मोशन में रहता है तो दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। देखिए और काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला आप क्या पढ़े mgh। अरे वाह सर ये तो लग रहा था नहीं बन पाएगा लेकिन ये तो बिल्कुल इजी बन गया। देखिए मास कितना दिया गया था 50 into g की वैल्यू 9.8 into कितना मीटर जा रहे थे 10 मीटर अपॉन में h इक्वल्स टू 10 राइट किया ना कितने टाइम में 20 सेकंड। एक काम कर लें आप इस 10 वाले जीरो का यूज यहां से पॉइंट को रिड्यूस करने में आप कर लीजिए ये हो गया 50 into 98 ये जीरो इसको दे देगा पॉइंट हट जाएगा ना एक डिजिट पे पॉइंट मल्टीप्लाई करो पॉइंट हट जाएगा अपॉन में क्या है 20 0 से 0 कैंसिल 2 से 5 में डिवाइड दे दीजिए तो 2 2 जा 4 एक बचा पॉइंट लगाए 10 हो गया 2 5 10 into 98 अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 25 8 जा 25 8 जा 200 कैरी 20 25 9 जा 225 और 20 245 245 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग कितने डिजिट पे पॉइंट 8 डिजिट पे और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इट मींस 245 किसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया पावर की और पावर की एसआई यूनिट वाट
जिसके अंदर पावर 2 वाट लगाएगा दूसरे। क्लियर ना? देख लें एक बार अच्छे से। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लियरली पूछ सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे उसका। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया है सब न्यूमेरिकल, तो हम भी सोचे कि भाई न्यूमेरिकल पे बनाना चाहिए। तो आपकी भी जो क्वेरी हो उसको आप बोलिए, बताइए, उस पर वर्क हम करेंगे। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, गिवन लिखना और उसमें क्या फार्मूला यूज होगा ये समझना। इतना आप कर ले गए, केवल आपको फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड बचा, यानी कैलकुलेशन। देखिए क्या कह रहा है, a rickshaw puller pulls the rickshaw by applying a force of 100 न्यूटन। यानी एक रिक्शा पुलर है, यानी रिक्शा खींचने वाला, और उस रिक्शा को वो पुल कर रहा है कितने फोर्स से? 100 न्यूटन से। तो सबसे पहले क्या रूल कहता है? v में लिखना। रूल क्या कहता है? v में लिखना। कितने फोर्स से ये पुल कर रहे थे? 100 न्यूटन से। तो हमने लिख दिया F इक्वल्स टू 100 न्यूटन। कह रहा है if the rickshaw moves with the constant speed of 36 किलोमीटर पर आवर, जो इतने स्पीड से वो रिक्शा पुल हो 36 किलोमीटर पर आवर, यानी जब वो पुल किया तो वो रिक्शा कितने के स्पीड से, कितने वेलोसिटी से मूव करने लगा? 36 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ द रिक्शा पुलर। उस रिक्शा चालक के अंदर कितना पावर है ये आपको बताइए। सर पावर का तो हम ये फार्मूला पढ़े थे, P=W/T। इसमें केवल वर्क था और टाइम था, आप दे दिए फोर्स और वेलोसिटी। कहां से हम पावर लेकर के आए? परेशान मत होइए, इम्पॉसिबल को तोड़िए अच्छे से, उसी में लिखा है आई एम पॉसिबल। क्लियर? जरा देखें, हेंस P=W/T। W आप क्या पढ़े हो? F into S। तो जहां W लिखा है वहां प्लेस करिए F into S अपॉन में T। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। T क्या है? टाइम। और we know that velocity is equals to displacement upon time। ये हो गया P is equals to F into V। अब देखो जो आपको दिया गया था फोर्स और वेलोसिटी, बस वही दो तो चाहिए पावर निकालने के लिए, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई हो वो किसमें होनी चाहिए? अपने एसआई यूनिट्स में। फोर्स तो न्यूटन में है, अच्छी बात, लेकिन देखो छोटा वेलोसिटी किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले काम आपका यही होगा, किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट कर देना? मीटर पर सेकंड में। तो हेंस v इक्वल्स टू 36 इनटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे? 5 अपॉन में 18 का मल्टीप्लाई करते थे। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द रिक्शा। अब पावर बताना है तो फोर्स की वैल्यू कितना था? 100, और वेलोसिटी की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? 10। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वाट। पावर की SI यूनिट वाट। 1000 वाट इज द पावर ऑफ द रिक्शा पुलर। जो रिक्शा को खींच रहा था उसके अंदर कितनी पावर है? 1000 वाट की। इसी को आप राइट डाउन कर सकते हो 1 किलोवाट, क्योंकि 1000 वाट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट, है ना? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है आपका? देखिए कह रहा है कि एथलीट रनिंग 60 kg runs up a staircase having 10 steps each of 1 minute in 30 seconds, calculate the power। जरा क्वेश्चंस को आप गौर से पढ़ के ही उसको सॉल्व करिएगा। कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस आपको उसी में ऐसा रोटेट कर देगा, ऐसा घुमा देगा कि आप मिस्टेक कर ही दोगे, ठीक ना? तो जरा इसमें भी ध्यान दें। तो कह रहा था कि 60 kg runs up staircase having 10 step। तो सबसे पहले आप गिवन राइट करके कितना केजी के हैं ये? 60 केजी। अच्छा कितने स्टेप? 10 स्टेप ईच ऑफ 1 मीटर। हर एक कितने मीटर का है?
1 मीटर का है। ये एक डिस्टेंस, एक स्टेप का है। जैसे मान लो आप चल रहे हो ऐसे, आपके जो दोनों पैरों के बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। आप 10 कदम चले, टोटल कितना आ जाएगा? 10 मीटर। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एक स्टेप 1 मीटर का है और वो कितने स्टेप चले हैं? 10 स्टेप चले हैं। तो टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट बोल दीजिए, आप बोले हैं ना, तो टोटल हाइट ये हो जाएगा 10 × 1 = 10 मीटर। और ये सारी प्रक्रिया को करने में कितना समय लगा? 30 सेकंड। क्लियर? प्यारे लाल जो है वो 10 कदम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। एक कदम 1 मीटर का, हर एक कदम 1 मीटर का, 10 कदम 10 मीटर का टोटल हाइट जो बनेगी। अब देखें आप, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फिर वही काम, दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऊपर चढ़ने में कोई तो वर्क होगा और वही वर्क लास्ट में जाकर के पोटेंशियल एनर्जी का रूप धारण कर लेगा। कंज्यूम हो जाएगा किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पावर का बताना है आपको, तो पावर क्या करा आपसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द पावर, यानी P = क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कह रहा है टेक स्मॉल g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक ना, वो जो -1 लिखे थे वो -2 होगा। देखिए तो हेंस पावर का फार्मूला जो होता है जनरल वाला, जनरल फार्मूला आपकी पावर P = W/T। अब ये अपस्टेयर ऊपर की तरफ जा रहे थे तो दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां W लिखा है सर वहीं क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। गुड, आप सही लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला P = mgh/t। जरा गौर से देखें, मास कितना आपको दिया गया था? 60। स्मॉल g की वैल्यू कितनी टेक करनी है? 9.8। और h, ये 1 मीटर को देख करके h के प्लेस 1 मत लिख देना। 10 स्टेप चले हैं तो 10 × 1 टोटल हाइट 10 मीटर अपॉन में टाइम कितना टेक किए थे? t था ना, तो t की वैल्यू 30 सेकंड। 32 जब 60, और इस 10 का जो 0 है यहाँ से पॉइंट को रिमूव करने में आप यूज कर दीजिए उसका, ये हो जाएगा 2 × 98। 2 8 जब 16, कैरी 1, 2 9 18 और 1 19। क्या कैलकुलेट किए हो आप? पावर की एसआई यूनिट वाट। क्लियर ना? पॉज करके नोट डाउन कर लें आप। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? The heart does 1.5 जूल ऑफ वर्क इन ईच हार्टबीट, यानी जो आपका हार्ट है वो हर एक हार्टबीट के लिए कितना जूल वर्क कर रहा है? 1.5। फिर आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट इफ इट्स पावर इज 2 वाट। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट, हर एक मिनट में कितना हार्टबीट करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस पूरे 2 वाट पावर के कारण वो कितना जूल का वर्क कर ले रहे हैं ये फाइंड आउट कर लीजिए। यानी टोटल वर्क डन बाय द पावर ऑफ 2 वाट, यानी 2 वाट के कारण वो हमारा हार्ट जो है वो कितना जूल का वर्क कर ले रहा है, और फिर हर एक हार्टबीट में उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, ले जाके उसी से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? हेंस P = W/T। तो अगर यहाँ से W निकाला जाए तो P × T क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क डन निकाल दीजिए। टोटल वर्क डन बाय द पावर ऑफ 2 वाट, यानी जो हार्ट था जिसके पास 2 वाट का पावर है, उस 2 वाट के पावर के कारण वो कितने जूल का वर्क कर लेगा। जरा ध्यान से देखिए, पर मिनट बताना है तो 1 मिनट को कितना सेकंड? 60 सेकंड, क्योंकि ये जो पावर की यूनिट है वो एसआई में दी गई है, तो टाइम को भी आप एसआई में लेकर के आओगे, और वी नो दैट एसआई यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड। तो यहाँ से W पहले निकाल लें आप, टोटल वर्क डन, P की वैल्यू कितना है? 2 है, उसके बाद T करते हैं,
पर मिनट का मतलब 1 मिनट, लेकिन उस मिनट को पहले आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है आपका 60 ना, ये हो जाएगा 2 into 60, इट मींस 120 जूल ऑफ द वर्क बाय द पावर ऑफ 2 वाट, यानी 2 वाट के कारण हम कितना जूल का वर्क कर सकते हैं, 2 वाट पावर के कारण हम कितने जूल का वर्क कर सकते हैं, 120 जूल का। और हर एक हर्ट बीट में कितने जूल का वर्क करना पड़ रहा था, 1.5 जूल का। तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर ऑफ हर्ट बीट टाइम्स नंबर ऑफ हर्ट बीट टाइम्स पर मिनट टोटल वर्क डन कितना किए आप 120, ईच बीट के लिए कितना करना पड़ रहा था 1.5 जूल। पहले यहाँ से पॉइंट को रिमूव करना है तो 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये डिजिट पे पॉइंट यूज हुआ है। ये हो जाएगा आपका 120 के बजाय 1200, और नीचे हो जाएगा आपका कितना 15 से डिवाइड दे दीजिए, 15 8 जा 120, पीछे जूल लगा लीजिए, यानी 80 हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज इट बीट्स, यानी 1 मिनट में कितना बीट्स करेगा, तो वो 80 बीट्स होगा, उसका जो नंबर ऑफ पर मिनट होगा बीटिंग का। क्लियर ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन 60 वाट बल्ब टू कंज्यूम 3000 जूल ऑफ एनर्जी, 3000 जूल ऑफ एनर्जी, यानी 60 वाट का बल्ब है, 3000 जूल एनर्जी उसको कंज्यूम करना है, तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा। सीधी सी बात है कि जो इंफॉर्मेशन आपको वो दे रहे हैं पहले वो गिवन करके लिख लो, कितने वाट का 60 वाट का, तो वाट पावर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, P से ना, पहले लिख लो P इक्वल्स टू 60 वाट, उसके बाद कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी है 3000, कौन सी एनर्जी है ये नहीं मालूम, सीधे सीधे हम लिखते हैं E, ठीक ना। इसमें ना मौसम का पता चल रहा है ना रेस्ट का पता चल रहा है, कि हम सीधे पोटेंशियल और काइनेटिक में कैटेगराइज कर लें उसको। तो जब ये नहीं हो पाता है कि बॉडी किस पोजीशन में, तो उस केस में एनर्जी को सीधे किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, E से। दिस वर्क कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ E, यानी एनर्जी में कौन सी एनर्जी है वो समझे और इसी को कंज्यूम करने में कितना टाइम वो टेक करेंगे, यानी T इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और जो एक्चुअल में वर्क होगा वही कंज्यूम हुआ किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो फार्मूला आपका पावर वाला क्या होता है, P इक्वल्स टू W बाय T, आपको बताना है टाइम, T को ऊपर भेज दीजिए, P को नीचे कर दीजिए, ये हो गया T इक्वल्स टू W अपॉन T, W की वैल्यू 3000 अपॉन P की वैल्यू 60 वाट, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 1 0 बच रहा था उसको नीचे लिख लीजिए। आपने क्या कैलकुलेट किया, टाइम, पावर अपने एसआई यूनिट में, एनर्जी अपने एसआई यूनिट में, तो टाइम ये अपने एसआई यूनिट यानी सेकंड में होगी, यानी 3000 जूल की एनर्जी 60 वाट बल्ब के द्वारा कंज्यूम करने में 50 सेकंड लगेंगे, 50 सेकंड्स वो लेगा, टाइम टेक करेगा इतनी एनर्जी को कंज्यूम करने में। क्लियर ना? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने 18 क्वेश्चंस को कवर किया, चाहे वो वर्क से रिलेटेड रहा हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो पावर, ठीक है ना। बाकी इतने क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके मिलते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन, यानी हॉट, थोड़ा सा और अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को लेकर के हम मिलते हैं, ठीक है। We will meet in next lecture with lots of questions and their solution. Thank you. तब तक के लिए बाय।